हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूपीएससी की टॉपर रही हैं जिन्होंने थर्ड रैंक अपनी होल्ड की थी, गामिनी सिंघल की जो कॉपी है, टेस्ट कॉपी है जो कि उन्होंने विजन आईएएस में दी थी, तो उस पे हम नज़र डालने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि टॉपर आखिर आंसर राइटिंग कैसे अपनी प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से आंसर को लिखते हैं। तो नीचे आ जाते हैं हम। सबसे पहले ये जो टेबल मैंने ले रखा है, ये टेस्ट, ये एथिक्स का है। ठीक है, जो कि आपका जीएस 4 होता तो उसका पेपर है, विजन आईएएस में है। ठीक, सेक्शन ए पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम यहाँ पर एक बार नज़र मार लेते हैं। तो ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, उसको हाईलाइट करके ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ आप पूरा देखेंगे इसको, जो भी चीज़ें हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने हाईलाइट कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने, आप देख सकते हैं, पूछा हुआ है। ठीक? तो पहला क्वेश्चन है कि ओपन गवर्नमेंट डेटा के ऊपर ये सवाल पूछा गया था। तो सबसे पहले होता क्या है कि कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक, जैसे कि ओपन गवर्नमेंट डेटा कैन बी सीन एज अ स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ओजीडी एंड द चैलेंजेस। तो आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लिया जाता है। तो इसमें होगा क्या, इसमें बेनिफिट्स ऑफ ओजीडी और चैलेंजेस ये पूछे गए हैं मेनली। तो 150 वर्ड्स का ये जो हमें आंसर है अपना 150 वर्ड्स में लिखने थे, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले कभी भी आंसर राइटिंग होती है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं इन्होंने पहले क्या किया है। पहले जो ये ओपन गवर्नमेंट डेटा है ना, इसको डिफाइन करना है। ठीक, ये आखिर है क्या, सबसे कोई भी चीज आती है तो उसका जो कीवर्ड है, जैसे कि ये ओपन गवर्नमेंट डेटा है, इसको उठा के इसको डिफाइन किया। ठीक, तो इसमें क्या है, ओपन गवर्नमेंट डेटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल। तो ये जो कीवर्ड है इसको एक बार अंडरलाइन कर दिया इन्होंने। तो पब्लिकली एक्सेसिबल एंड ओपन टू स्क्रूटिनी एंड इंक्वायरीज। तो यहाँ पर देखेंगे आप 2 से 3 लाइन में आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें 150 वर्ड्स में इसको आंसर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर देनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो जनरली सजेस्ट किया जाता है कि 2 से 3 लाइन्स में आपका कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद में नीचे देखते हैं। तो जब नीचे आएंगे हम यहाँ से, तो नीचे हम देखेंगे कि यहाँ हम कि यहाँ पर, हाँ देखिए, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद में ओपन डेटा को एक सिंप्लीफाई करके एक डायग्राम के भी थ्रू थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी। ओपन डेटा का मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और ट्रांसपेरेंसी से क्या मतलब है, उसको इन्होंने थोड़ा दो दो वर्ड में, जैसे यहाँ पर एकदम क्रिस्पी तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद में डायरेक्ट जंप इन्होंने कर लिया है कि आखिर जो हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक, समय ना लेते हुए डायरेक्ट यहाँ पर जंप इन्होंने कर दिया। उसके बाद में हम देखेंगे बेनिफिट्स की इन्होंने बात की है। तो बेनिफिट्स में जो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ द ओपन गवर्नमेंट, और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया है। उसके बाद में इंश्योर्स, सबसे पहला पॉइंट लिखा कि इंश्योर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिंपली एक पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल देने की भी कोशिश की है। मतलब की क्या है, ठीक, दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एम्पावर्स द पब्लिक एंड एंश्योर्स द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की है। तो यहाँ अब हम नीचे देखते हैं, और नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये एग्जाम्पल, वही सेकंड पॉइंट में एग्जाम्पल दिया है। और आप पेज पे भी ध्यान देना कि पहले वाला जो पेज था उस पर अभी आंसर लिखा है, बस सेकंड पेज का अब ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर एन ओपन डेटा on amount of food grains distributed helps to decipher where actions are in right
डायरेक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल डाल के इन्होंने कर दिया। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, फोर्थ पॉइंट लिखा है, फिफ्थ पॉइंट लिखा है। तो 5 पॉइंट लिख दिए जो कि बेनिफिट्स के थे। उसके बाद में चैलेंजेस वाला पोर्शन स्टार्ट यहाँ पर हो गया है, हमें देखने को मिलेगा चैलेंजेस वाला पोर्शन। उसके बाद में जो पहला पॉइंट है वो लिखा है इन्होंने चैलेंज में, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी डाल दिया। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है, फिर थर्ड पॉइंट लिखा है, ठीक, थर्ड पॉइंट लिखा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, और चैलेंजेस में 3 पॉइंट लिखने के बाद जो हम देखेंगे वो डायरेक्ट आ गए हैं कि जो सोल्यूशन था उस पर सोल्यूशन सजेस्ट किया है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया, जैसे कि एज गोपाल कृष्णा कमेटी सजेस्टेड नॉन पर्सनल डेटा मस्ट बी अवेलेबल टू अवॉइड बाय द गुड गवर्नेंस। तो एक कंक्लूजन के साथ खत्म कर दिया। तो हमने क्वेश्चन में पूरे देखा क्या कि पहले किसी भी जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड को पकड़ के क्या करना होता है, कीवर्ड को पकड़ के उसे करना होता है डिफाइन, ठीक है, उसको कर दिया डिफाइन। और उसके बाद में क्या करना है, डिफाइन यानी इंट्रोडक्शन हो गया ये आपका। उसके बाद में डायरेक्ट मेन पॉइंट किए, 5 बेनिफिट्स लिखे, और उसके बाद में 3 चैलेंजेस लिखे, और उसके बाद में एक कंक्लूजन लिख दिया जो कि 2 से 3 लाइन का है। और आपके ये जो 150 वर्ड्स इसमें 2 पेज के कवर हो गए, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट इन्होंने किया है। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ मैं नीचे ले जाता हूँ, ये वाला मतलब इसी का बी पार्ट है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, ठीक। हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एन इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर इंश्योरिंग प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस इज अब्सेंस ऑफ करप्शन, और मतलब इसको एनालाइज करना है। तो हिंदी में भी देख सकते हैं, शासन व्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक तत्व भ्रष्टाचार का अभाव है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर जैसे शासन व्यवस्था है हमारी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें अगर हम क्या चाहते हैं कि गवर्नेंस में अगर हम ईमानदारी चाहते हैं तो उसके लिए हमें करप्शन को कम करना है, ठीक है। वो मतलब जब तक करप्शन कम नहीं होगा तब तक ईमानदारी नहीं आएगी प्रॉपर्टी में। इसका विश्लेषण करने के लिए कहा गया। तो इसका आंसर कैसे लिखना है इस पे हम देखेंगे कि जो मैम है मतलब ये टॉपर है, उन्होंने कैसे इसका आंसर को लिखा है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो चलिए, तो देखते हैं पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये अंडरलाइन कर रखा है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को अंडरलाइन कर ले कि आखिर आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, फोकस किस पे करना है। तो फोकस था इस पे, इंश्योरिंग प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस इज अब्सेंस ऑफ करप्शन, कि प्रोबेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नेंस में अब्सेंस ऑफ करप्शन बहुत जरूरी है। तो पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक वर्ड को पिकअप कर लिया। वो क्या किया, उसको प्रोबेबिलिटी वो कीवर्ड है जिसको इन्होंने पिकअप कर लिया। और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया। प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द एडहेरेंस टू हाई मोरल स्टैंडर्ड्स एंड मोरल अपराइटनेस, ठीक, उसको डिफाइन कर दिया। अगेन आप देख सकते हैं कि ये 2 से 3 लाइन में ही होता है डिफाइन, ठीक है, 2 से 3 वर्ड्स में ही मतलब लाइन में डिफाइन होता है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस बताया, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की बात की गई है। अगर ये लाइन देखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, ठीक, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की बात की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, ठीक है, क्लियरली। तो वहाँ पर उसके बाद में इन्होंने जो है वो अपने आंसर को लिखा है आगे करके। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की बात करने पे जो हम देखेंगे कि इसमें नीचे आ जाते हैं हम, ये, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस लिखा, एक ब्रैकेट से मैं डाल दिया उसको। फिर यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्सेज आप यूज करते हैं, जैसे कि सेकंड एआरसी सजेस्ट की जाती है पढ़ने के लिए गवर्नेंस में। तो एज पर द सेकंड एआरसी रिपोर्ट ऑन गुड गवर्नेंस प्रोबेबिलिटी इज एसेंशियल टू अबाइड बाय एसेंशियल वैल्यूज सच एज, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो अबाइड बाय होते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, फोर्थ ऑब्जेक्टिविटी, और 5 इम्पार्शियलिटी, ठीक, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर डिफाइन की। उसके बाद में एम्पैथी लिखा है। और फिर डायरेक्ट आ गई है जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि अब्सेंस ऑफ करप्शन, ठीक है, अब प्री रिक्विजिट, मेन आपसे ये सवाल पूछा गया था इसमें। तो अब्सेंस ऑफ करप्शन अब प्री रिक्विजिट,
कि प्रॉबिटी जो गवर्नेंस होती है उसमें प्रॉबिटी लाने के लिए अब्सेंस ऑफ करप्शन जरूरी है। तो फिर करप्शन को इन्होंने डिफाइन किया, करप्शन इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, ठीक है, ओमिशन और कमीशन इन वर्ड्स, थॉट्स और डीड्स इन वायलेशन ऑफ लॉ टू सर्व पर्सनल गेन्स, ठीक है। इसको करप्शन को फिर इन्होंने डिफाइन कर दिया 2-3 लाइंस में, ठीक है, 2-3 लाइंस में इसको डिफाइन किया। उसके बाद में यहाँ पर जो जो एक कैटेगरी बना के उसको एक समझाने की इन्होंने यहाँ पर ट्राई किया, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे टेकिंग ब्राइब टू डू वर्क, इंडिविजुअल लेवल पे जो कि ब्राइब लेते हैं उस लेवल पे इसको बताया। और फिर कोल्यूसिव लेवल पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट नेक्सस हो गया इन सैंक्शनिंग एंड एनवायरमेंटली हार्मफुल प्रोजेक्ट, कि जब भी आप देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी करप्शन वहाँ पर होता है कि पैसे के लालच में वो जो प्रोजेक्ट होता है उसको सैंक्शन कर दिए जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे तो आप जानते ही हैं, तो वहाँ पर ब्राइब जो लेते हैं लोग, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। अब थ्रेट्स टू प्रॉबिटी, ये चीज़ें कैसे जो एक है ये खतरा है प्रॉबिटी के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, जैसे कि ये रहा पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एग्जाम्पल लिया है 24 स्कैम, टेलीकॉम 3G स्कैम ऐसे। और उसके बाद में यहाँ पर एक कंक्लूजन टाइप दिया कि इंडिया मस्ट स्ट्राइव टू इम्प्रूव इट्स रैंक फ्रॉम 86 इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स टू इंश्योर प्रॉबिटी, ठीक है। ये एक सोर्स के थ्रू सोर्स डाल के इन्होंने इसको अपने आंसर को जस्टिफाई कर दिया है, ठीक। तो आप एक चीज देख सकते हैं, कॉमन पैटर्न आप नोट करेंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले स्टेप क्या है। अगर एक स्टेप देखेंगे आप तो कोई भी चीज आई, मान लीजिए अभी जैसे कि इसमें हमने एक चीज नोटिस की है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद में हमें करना क्या, वहां पर है ना अंडरलाइन करते हैं हम, ऐसे अंडरलाइन करना है उसको ताकि हम क्वेश्चन को समझ गए कि नहीं। फिर वहां पर हमने क्या देखी है, एक डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में उस चीज को जो आपसे पूछा जा रहा है उसको हम एक बार एड्रेस करेंगे, ठीक, एड्रेस उसको हम करते हैं। और एड्रेस करने के बाद में क्या होता है कि उसमें जो भी जो उसका सेकंड पार्ट है, जैसे कि वो चैलेंज हो सकता है, ठीक है, चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर जैसे उसमें पूछा गया है कि करप्शन के ऊपर, तो करप्शन को दोबारा से डिफाइन करके उन्होंने और पॉइंट्स में ऐसे ऐसे पॉइंट्स में अपने आंसर दिया। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आ गया कंक्लूजन, ठीक है, एक कंक्लूजन आपको देना होता है और वो भी 2 से 3 लाइंस में। तो यानी हुआ क्या, पहले हमने दिया इंट्रोडक्शन, जो जनरली हम देखते हैं, पहले हमें देना है इंट्रो, और उसके बाद में हमें मेन बॉडी अपनी लिखनी है पूरी, और उसके बाद में हमें लिखना है कंक्लूजन। तो यही चीज हम ऑब्जर्व करते हैं पूरे आंसर में, ठीक। तो नीचे भी अभी देख सकते हैं हम, नीचे भी जैसे मान लीजिए ये वाला स्किप करके हम ये देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका, तो ये देख सकते हैं हम सेकंड वाला, ये वाला देखिए पार्ट, देखिए आप सेकंड वाला। तो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ whistle blowing in an organization, discuss the systematic factors that determine whether a person would become a whistleblower, ठीक है। किसी संगठन में विसल ब्लोअर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन प्रणालीगत कारकों की विवेचना कीजिए जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति सूचना प्रदाता विसल ब्लोअर बनेगा या नहीं। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए अंडरलाइन, हर क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोअर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पहले क्या किया है, द प्रैक्टिस ऑफ विसल ब्लोइंग रेफर्स टू, ठीक। फिर क्या किया है, सबसे अच्छा तरीका है यही कि उस वर्ड को, की वर्ड को पकड़िए और उसको एक बार डिफाइन कर दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो जाएगा 2 या 3 लाइन में। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट इन नोटिस ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग, उसकी फिर डायरेक्ट आ गए हैं, पहले डिफाइन किया विसल ब्लोइंग को, फिर आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग को अंडरलाइन किया था, उसी को नीचे इन्होंने डिफाइन किया। तो ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग, फिर पॉइंट में सारे आंसर लिख दिए 1 2 3 4 5, इसमें आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, ठीक, जहाँ आपको सुटेबल लगे आप एग्जाम्पल डालिए। फिर इन्होंने 6th भी लिखा, ठीक, 6th पॉइंट यहाँ पर लिख दिया अपना। और उसके बाद में क्या किया
यहाँ देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने ऐड कर दिया है। और फिर यहाँ पर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन, जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन में डिफाइन करके, फोर पॉइंट्स में डिफाइन करके, उसके बाद में यहाँ पर एक, यहाँ से आप देख सकते हैं कंक्लूजन कर दिया। तो सब में वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, तो इनकी जो कॉपी देखेंगे तो आप कर क्या सकते हैं, जैसे एथिक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, जैसे टॉपर्स की कॉपी जो होती है वो डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेसिबल होती है मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके जो डेफिनेशन होती है विसल ब्लोवर की क्या डेफिनेशन है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उससे उसके नोट्स बना सकते हैं। तो जिन भी टॉपर के आपको ठीक लगे उसके नोट्स, मतलब डेफिनेशन आप ऐसे 50-60 डेफिनेशन होती है जो भी छोटे छोटे वर्ड्स की, करप्शन की हो गई, विसल ब्लोवर हो गई, प्रॉबिटी हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, ये सारी चीज़ों के डेफिनेशन आप लिख सकते हैं ताकि इंट्रोडक्शन आपको करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। फिर मेन बॉडी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप एड्रेस करेंगे और उसके बाद में पॉइंट 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 में करेंगे। और एग्जाम्पल्स होते हैं कुछ टॉपर्स की कॉपी से कर सकते हैं, बाकी आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, so through those sources you can easily define, मतलब एग्जाम्पल्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरे आंसर इन्होंने लिख रखे हैं, ठीक। तो इसमें जैसे जो भी आप आंसर देखेंगे तो इसी तरीके से पाएंगे। तो ये जो पूरा टेस्ट है यहाँ पर पूरा टेस्ट मतलब इसमें 20 क्वेश्चंस जो है, लास्ट वाला दिखाता हूँ मैं आपको, जो आई थिंक 20 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ऊपर ले जाते हैं इसको। यहाँ पर इसके ये ज़्यादा वर्ड्स में होते हैं। हाँ ये रहा, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे दिया गया है, ये देयर वाज एन इंसिडेंट, ये केस स्टडी दे रखी है, ठीक है। केस स्टडी दे रखी है कि देयर वाज एन इंसिडेंट एट अ कंपनी वेयर इन अ फायर ब्रोक आउट एंड लेड टू अ नंबर ऑफ, जैसे एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, एक मिनट रुकिए बस। तो यहाँ देख सकते हैं अब आप कि एक कंपनी है, so there was an incident at a company wherein a fire broke out and led to a number of casualties. During the preliminary inquiry, one of the employees and by standard witnesses specified that the company had taken all the safety measures and management was not at fault. During litigation, the same employee was identified as a witness and his deposition was to be taken. So the issue is now in the court. You are a senior manager of the company and accompanying the said employee to the court for the deposition. On the way, the employee tells you that he had lied during the inquiry and that the truth was worse for the company than he had stated previously. So first, identify the various ethical issues you would face in this situation, and the key point is what would you suggest the employee to do? Give reasons for your suggestions. तो इस तरीके की केस स्टडी आई हुई है, आप हिंदी में भी ये जो लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी इसको दिया गया है। तो नीचे हम आ जाते हैं और हाँ, तो ये नीचे आ गए। तो ये जो पूरा है ये हिंदी में यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद में केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ पर हम कि जैसे स्टार्टिंग की द गिवन केस प्रेजेंट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का एग्जांपल दे रही है, तो ये है, यहाँ तक हमने देख लिया इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स इन द कंट्री और ड्यू टू पुअर, एक मिनट जरा ये पेन में कुछ यस, हाँ, टैक्स एटीट्यूड ऑफ ओनर्स और रिसेंट केसेस ऑफ फायर इन प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें होती है। केस स्टडी की मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आंसर इसमें लिखे जाते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे एक नॉर्मल पैटर्न को हम देख चुके हैं। तो इसका जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक, तो वहाँ से आप कॉपी को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये थी जो है वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो टॉपर हैं उनकी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, मतलब इसके कॉपी जो होती है वो दिखाता रहूँगा और उसमें जो भी टिप्स और एडवाइस होंगी वो आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं।
ठीक, so thank you very much for watching this video, and also share this video if you like. So